Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series on Economic Survey 2021-22. Now जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा था इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 चैप्टर नंबर 4 जो था मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाला, राइट? मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, ये हमारा चैप्टर था। क्लियर? नाउ इस चैप्टर का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, दैट मींस चैप्टर 4 का हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी कि पिछले साल हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या रही है। ये तो आप जानते हो अकोमोडेटिव रही है। तो इस अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में M0 कैसा रहा है, M1 कैसा रहा है, मनी मल्टीप्लायर कैसा रहा है, बैंकिंग सेक्टर कैसा रहा है, NBFC सेक्टर कैसा रहा है, राइट? फैक्टरिंग बिजनेस एंड ऑल दैट, वो सारा हमने कवर कर लिया था। अब फाइनेंशियल मार्केट्स का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 में आता है, वो है डेवलपमेंट्स इन कैपिटल मार्केट। नाउ कैपिटल मार्केट में आपका क्या आएगा? यही आपकी बॉन्ड मार्केट हो गई, शेयर मार्केट हो गई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो वो हम देखेंगे इस पार्ट में, डेवलपमेंट्स इन कैपिटल मार्केट। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की प्राइमरी मार्केट में। ना देखो, आपको पता होना चाहिए ये जितने भी शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह ट्रेड होते हैं ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के शेयर्स बिकते हैं, जैसे रिलायंस के शेयर्स हो गए, अदानी के शेयर्स, टाटा के शेयर्स, ये जितने भी शेयर्स बिकते हैं, जितने भी बॉन्ड्स बिकते हैं, ये दो मार्केट्स में बिकते हैं। एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। ना शेयर मार्केट के एग्जांपल से ही इन दोनों मार्केट्स को समझते हैं। देखो, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होगी जब आप डायरेक्टली इशूइंग अथॉरिटी से सिक्योरिटी खरीदते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस ना अपने नए शेयर्स निकालता है मार्केट में, राइट? 10 रुपए का एक शेयर है और रिलायंस 1000 शेयर मार्केट में उतार देता है। जब आप वो शेयर्स डायरेक्टली रिलायंस से परचेज करोगे ना, तो आप प्राइमरी मार्केट में खेल रहे हो। अब आपके पास वो शेयर्स आ गए, आप वो शेयर्स मुझे दे देते हो, मुझे बेच देते हो, और मैं वो शेयर्स आगे किसी और को बेच देता हूं ना। ये सारी ट्रांजैक्शंस होंगी सेकेंडरी मार्केट की। यानी कि जब आप शेयर्स खरीद रहे हो डायरेक्टली फ्रॉम द इशूअर, यू आर प्लेइंग इन द प्राइमरी मार्केट। और जब शेयर्स मार्केट में उतर चुके हैं और अब ट्रेडिंग हो रही है, कोई किसी को बेच रहा है, वो उसको बेच रहा है, वो आगे उसको बेच रहा है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। नाउ ये बॉन्ड्स के केस में भी ट्रू है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के केस में भी ट्रू है, और कंपनीज के शेयर्स के केस में भी ट्रू है। नाउ प्राइमरी मार्केट के एग्जांपल क्या हो गए? जैसे कोई कंपनी अपना आईपीओ उतारती है, जैसे LIC अपना आईपीओ उतार रही है, पेटीएम ने अपना आईपीओ उतारा था, तो लोगों ने डायरेक्टली पेटीएम से शेयर्स खरीदे थे, वो प्राइमरी मार्केट थी। आगे वो पेटीएम के शेयर जिसको भी बेच रहे हैं वो है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्राइमरी मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। वेल, बहुत अच्छी रही है। पिछला साल कैपिटल मार्केट सारी कैपिटल मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा था। नाउ प्राइमरी मार्केट इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर मार्केट। अगर यहां पे लिखा होता डेट, तो इसमें हम बात कर रहे होते बॉन्ड्स, डिबेंचर्स की। Now there was an increased resource mobilization through IPOs. पिछले साल बहुत IPOs निकले हैं, कम से कम 89,000 करोड़ IPO से बहुत सारी कंपनीज ने रेज किया है। तो पिछले साल IPOs के थ्रू बहुत पैसा रेज किया गया। दैट मींस प्राइमरी मार्केट इक्विटी सेगमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अमाउंट रेज थ्रू राइट्स इशू एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। नाउ आपको पता है कंपनीज जो शेयर्स मार्केट में अपने उतारती है ना, वो 3 तरीके से उतार सकती हैं। एक होता है पब्लिक इशू, कंपनी ने मार्केट में अपने शेयर्स उतार दिए, कोई भी खरीद सकता है, दैट इज पब्लिक इशू। दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? कंपनी ने अपने मार्केट में शेयर उतारे हैं, पर वो मार्केट में कोई भी रैंडम नहीं खरीद सकता है, कोई सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोग ही खरीद सकते हैं। जैसे आपने ये शार्क टैंक वगैरह देखा होगा, तो ये शार्क टैंक में डिफरेंट कंपनीज में शेयर्स खरीद रहे हैं ना जो लोग, इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। अभी कंपनी शेयर मार्केट में नहीं आई है, डायरेक्टली लोगों से बिहाइंड क्लोज डोर्स डील कर रही है, इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। एक होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। आपने मार्केट में अपने शेयर्स उतार दिए, पर आप लोगों को राइट नहीं दे रहे हो उन शेयर्स को खरीदने का। बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना जो बड़े बड़े, वो ही आपके शेयर्स खरीद सकते हैं।
नाउ बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स, पेंशन फंड्स, इनको आप क्वालिफिकेशन देते हो ताकि आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सके, इसीलिए दीज आर कॉल्ड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। ठीक है ना। पिछले साल आईपीओ के जरिए तो बहुत पैसा रेज किया गया, दैट इज पब्लिक के थ्रू तो बहुत पैसा रेज किया गया, पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के लिए के थ्रू पैसा इतना रेज नहीं किया गया। राइट्स इशू क्या होता है, आप मार्केट में शेयर्स उतार रहे हो अपने, पर आप ही के कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही उन शेयर्स को खरीद सकते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप और शेयर्स बांट रहे हो, दैट इज राइट्स इशू। तो राइट्स इशू और क्यूआईपी के थ्रू इतना पैसा नहीं आया, पर आईपीओ के जरिए बहुत पैसा उठाया, इसीलिए प्राइमरी मार्केट इक्विटी ने अच्छा किया है। देन प्राइमरी मार्केट डेट, इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ गए, ठीक है, डिबेंचर्स आ गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गए। डेट मोबिलाइजेशन थ्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट स्लोड डाउन, ये थोड़ी कम रही है, प्लस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड रेजिंग वाज विजिबल, और डेट के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट का इस्तेमाल किया गया इस बार पैसा रेज करने के लिए। जैसे पहले आप सिर्फ बॉन्ड इशू करके करते थे, पर अब आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाए हैं, जिनके थ्रू आपने पैसा बोरो किया है। तो डिफरेंट जरियों से आपने पैसा बोरो किया, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि आपकी डिपेंडेंस एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं है। खैर, डेट मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म करा है, मोटे मोटे तौर पे इक्विटी मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म करा है। ओवरऑल सेकेंडरी मार्केट ने भी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया पिछले 2 सालों में शेयर मार्केट से, राइट, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। खैर, परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन बेंचमार्क इंडेक्सेस, देखो शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है उसके लिए आपने ना इंडेक्स बनाए हुए हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है उसके लिए होता है सेंसेक्स, आपने सुना होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रही है उसके लिए इंडेक्स होता है निफ्टी। इंडिया के ये दोनों तगड़े बड़े इंडेक्सेस ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स की ग्रोथ थी निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। इसका मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, और ये तो हम सभी जानते हैं। अगर आपका कोई नॉन शेयर मार्केट में कर रहा था ना ट्रेडिंग, उसने बहुत पैसा कमाया है इन 2 सालों में, ठीक है। प्लस इंडिया का जो शेयर मार्केट है ना, उसमें लोगों का विश्वास भी बढ़ गया, और ये हमें कैसे पता चलता है? देखो, अगर आपके कंट्री के लोगों का आपकी शेयर मार्केट में विश्वास ज्यादा है ना, तो उनका विश्वास इस बात में भी होगा कि अब ना ये स्टेबल रहेगी मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल रहेगी। नहीं तो पहले क्या होता था, कभी बहुत ज्यादा शेयर मार्केट गिरती थी, कभी बहुत उठती थी। लोगों का विश्वास हो गया कि आने वाले 30 दिनों में मार्केट तकरीबन स्टेबल रहेगी। इससे पता चलता है कि लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है। अब ये आप कैसे चेक करते हो? ये एक इंडेक्स है, इंडिया वीआईएक्स। इंडिया वीआईएक्स लोगों की परसेप्शन बताता है अगले 30 दिनों की कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। अब अगर इंडिया वीआईएक्स की वैल्यू अच्छी चल रही है, दैट मींस लोगों का विश्वास ज्यादा है। नाउ इंडिया वीआईएक्स इंडिकेटिंग मार्केट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉलेटिलिटी in near term next 30 calendar days decreased by 21.4%, which means लोगों को लग रहा था वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी पहले सालों में। इस साल 21% कम लोगों को लगता है वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, दैट मींस स्टेबल ज्यादा होगा। तो ये भी अच्छा साइन है। खैर, अगेन प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये नाम आपसे पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस मेजर्स वॉलेटिलिटी इन बेंचमार्क इंडेक्सेस, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा, तो नाम याद रखना, ठीक है। तो ये देखो, मूवमेंट इन इंडियन बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 2021 में ठीक ठाक बढ़े, बीच में गिरे थे फिर बढ़ गए, क्लियर। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो मार्केट गिरी हुई है, पर पिछले 2 सालों में बहुत उठी है मार्केट, क्लियर। चलो अच्छा, अब कैपिटल सेक्टर में ना, कैपिटल मार्केट्स में जो आपकी कैपिटल मार्केट्स हम कर रहे हैं, इसमें बॉन्ड्स भी होते हैं, शेयर्स भी होते हैं, ये सारी चीजें तो होती हैं। इंश्योरेंस सेक्टर भी होता है और आपका पेंशन सेक्टर भी होता है। तो दोनों हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो दोनों का देख लेते हैं। देखो, इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में परफॉर्म कैसा कर रहा है, उसके लिए आपको जानने की जरूरत है 2 कॉन्सेप्ट्स की। एक होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कैसे निकालते हैं?
पूरे इंडिया में एक साल में, देखो जब आप इंश्योरेंस कराते हो उसका प्रीमियम देते हो ना, पूरे एक साल में कितना प्रीमियम इकट्ठा किया है इंश्योरेंस कंपनीज ने, सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने, एज अ परसेंटेज ऑफ इंडियाज जीडीपी। तो इंडिया की जीडीपी का 10% प्रीमियम इकट्ठा हुआ है। दैट मींस इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है इंडिया में। ठीक है, नाउ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया इंक्रीज टू 4.2%, मतलब इंडिया की जितनी जीडीपी है 4.2% उसका प्रीमियम इकट्ठा किया गया। काफी लोग अब इंश्योरेंस करवा रहे हैं और उसके लिए प्रीमियम दे रहे हैं। अच्छा, इस पूरे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है लाइफ इंश्योरेंस, एक बाकी सारी इंश्योरेंसेस, कार इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। नॉन लाइफ, लाइफ। तो लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन ज्यादा है 3.2% और नॉन लाइफ की 1% ही है। ठीक है, इंडिया की कभी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2.71% होती थी, अब 4.2 है। दैट्स अ गुड साइन। ग्लोबल एवरेज की बात करें ना, तो ग्लोबली लाइफ इंश्योरेंस आपकी 3.3% है, तो इंडिया नेक एंड नेक है ग्लोबल एवरेज के। ठीक है, एंड इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस इट इज 4.1%। बस ये प्रॉब्लम है, ग्लोबली नॉन लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा है, इंडिया में सिर्फ 1% है पेनिट्रेशन। पर लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट की हम बात करें तो ग्लोबल एवरेज के जितना है इंडिया। खैर, ओवरऑल देखा जाए तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ी है। तो एक तो होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आपका इंश्योरेंस डेंसिटी। अब इंश्योरेंस डेंसिटी पता क्या होता है? पूरे एक साल में आपके जितने प्रीमियम इकट्ठे हुए हैं डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, कि पर बंदा इंडिया में कितना प्रीमियम दे रहा है। तो इंडिया में टोटल जितने प्रीमियम दिए जा रहे हैं इंश्योरेंस के लिए डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो पर पर्सन कितना प्रीमियम दिया जा रहा है। तो इंश्योरेंस डेंसिटी इन इंडिया इंक्रीज टू $78। 2020 में $78 पर पर्सन दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए $59, नॉन लाइफ के लिए 19। ये आपको याद रखना है, पूरी दुनिया में शायद नॉन लाइफ इंश्योरेंस लोग ज्यादा कराते हैं, लाइफ कम कराते हैं। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में लोग ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। ये आपको पता चलता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का डेटा और इंश्योरेंस डेंसिटी का डेटा से। It is much lower than global insurance density of $360 for the life segment and $449 for the non-life segment respectively। हाँ, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में तो हम ठीक हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जब इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करते हैं तो हम ग्लोबल एवरेज से बहुत पीछे हैं। और अगेन आप ग्लोबली भी देख सकते हो, नॉन लाइफ सेगमेंट का ज्यादा डेंसिटी है, ज्यादा पेनिट्रेशन भी है। ठीक है, चलो ये तो हो गया इंश्योरेंस सेक्टर। इसमें बस आपको यही याद रखना है, ये दो चीजों पे सवाल आ सकते हैं, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होती है। अब हम पेंशन सेक्टर की बात करते हैं। तो इंडिया ने पेंशन सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें पेंशन फंड्स में, ताकि उनके रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन आती जाए, इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है पेंशन के लिए। टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स अंडर नेशनल पेंशन न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना इंक्रीज बाय 23.7%। सो ज्यादा लोगों ने अपने आप को पेंशन स्कीम में रजिस्टर करा। दैट मींस ज्यादा इंडियंस अब अवेयर हैं पेंशन को लेके और अपने रिटायरमेंट प्लान्स को लेके। ठीक है, दो पेंशन स्कीम्स हैं, एनपीएस और अटल पेंशन योजना, दोनों में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ी है। द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अंडर द एनपीएस ग्रू बाय 29% ड्यूरिंग द सेम पीरियड विद मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ग्रोथ इन ऑल सिटीजंस मॉडल followed by corporate sector and on. Assets under management, अब जितना भी ये पेंशन्स के लिए आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हो ना, आप कटवाते हो ना अपनी तनख्वाह से पैसा, अपनी सैलरी से कुछ पैसा कटवाते रहते हो ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिले ना। ये जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज इनका पैसा कटता है जो पेंशन के लिए, ये एक पेंशन फंड में जाता है ना। वो पेंशन फंड क्या करता है, उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया, कॉर्पस इकट्ठा हो गया डिफरेंट लोगों के पैसे से। अब ये पैसे को सही सही जगहों पे इन्वेस्ट करता है ताकि उससे पैसा कमा सके और फिर जब लोग रिटायर हो जाएं तो उन्हें दिया जा सके। तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या होगा, ये जो पेंशन फंड है ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स करेगा। ये जितनी भी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है ये इस पेंशन फंड के होंगे एसेट्स। तो इन एसेट्स की टोटल वैल्यू, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ओम,
Assets under management under NPS and Atal Pension Yojana also increased. 6.67 लाख करोड़ हो गए टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब पेंशन फंड ने जो जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है टोटल 6.67 लाख करोड़ की है। दो, भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली हुई हैं पेंशन के लिए, वो भी देख लेंगे। लिमिट ऑफ एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय फॉरेन कंपनीज इन पेंशन फंड हैज बीन रिवाइज्ड अप फ्रॉम 49 टू, ये ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिफॉर्म्स लिए हैं पेंशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। ये कि फॉरेन कंपनीज हमारे पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती है। एनपीएस सब्सक्राइबर्स ज्वाइनिंग आफ्टर 60 इयर्स कैन रिमेन इन्वेस्टेड टिल 75 इयर्स, ये भी बढ़ा दिया। पहले क्या था, जो 60 साल के बाद, देखो 60 साल के बाद तो पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप 60 साल के हो गए हो और तब पेंशन के लिए पैसा कटवाना शुरू कर रहे हो, तो पहले आप सिर्फ 70 साल के लिए ऐसा कर सकते थे, अब वो 75 इयर्स हो चुका है। गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट इट। गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन वाज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 14% फॉर इट्स एम्प्लॉयज। अच्छा, गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। एक तो आप अपनी सैलरी से कुछ पैसा कटवाते हो, गवर्नमेंट भी कुछ पैसा आपके नाम पे पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करती है। गवर्नमेंट ने वो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर दिया है। पहले 10% आपकी सैलरी का कंट्रीब्यूट करती थी आपके पेंशन फंड में, अब 14% कर दिया। तो गवर्नमेंट ज्यादा पेंशन देने के मूड में है, यही रिफॉर्म्स किए हैं। ऑलराइट, हाँ, अब ये एक इंडेक्स है जिससे पता चलता है इंडिया की परफॉर्मेंस कैपिटल मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में। देखो, इस इंडेक्स का नाम है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल मार्केट इंडेक्स। इसे हम इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स है ना, उसका एक इंडेक्स बनाया हुआ है मॉर्गन स्टैनली ने। अब डिफरेंट इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जैसे ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, है ना, ये सारे हैं। इन सबका एक इंडेक्स बनाया है। अब इस इंडेक्स में आपका जितना ज्यादा वेट होगा ना, उतना ही ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे। देखो, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ना, वो इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील में इन्वेस्ट करते हैं, पर वो किस बेसिस पे करते हैं? उनके पास भी कोई नॉलेज होनी चाहिए, तो वो सहारा लेते हैं मॉर्गन स्टैनली के इस इंडेक्स का। अगर मॉर्गन स्टैनली के इस इंडेक्स में इंडिया की ज्यादा वेटेज है, तो ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के पास आएंगे, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि मॉर्गन स्टैनली बता रहा है कि इंडिया कितना स्ट्रांग है, राइट? तो इस पूरे इंडेक्स में अगर इंडिया का ज्यादा वेट है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इस इंडेक्स के बेसिस पे उसी कंट्री में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे जिसका वेट ज्यादा है। क्लियर ना? ये 2001 में लॉन्च हुआ था MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। इसके बारे में याद रख लेना, ये इंफॉर्मेशन ही, ये 4 पॉइंट्स ही आपने याद रखने, बस सवाल इसी में से आ सकता है। is one of the globally popular indices which captures equity performance of large and mid-cap companies across 25 emerging market countries. तो 25 emerging market economies हैं, उनकी बड़ी-बड़ी कंपनीज को एनालाइज करता है, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है और उससे चेक करता है कि वहां की शेयर मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अब इस इंडेक्स में इंडिया का वेट बढ़ा है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इंडिया में बढ़े। पता क्या हुआ था? चाइना का वेट कम हुआ है, 37 से 26% हुआ है, और इंडिया का वेट बढ़ा है। तो चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हुई है, इंडिया में ज्यादा हुई है, क्योंकि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में ऐसा रहा है, बस यही दिया हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ना इस इंडेक्स को देखते हैं, जिसका वेट ज्यादा वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इंडिया का वेट बढ़ा है, चाइना का कम हुआ है, ये याद रखना। बाकी इस इंडेक्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ये आप यहां से पढ़ लेना। क्लियर? चलो, अब इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हम उसको देखते हैं, ठीक है? देखो, जब से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड आया है ना, बैंक्रप्सी कोड आया है 2016 में, तब से लेके आज तक हर साल जब भी इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, तो वो एक स्पेशल चैप्टर डेडिकेट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे। स्पेशल चैप्टर तो नहीं, पर कुछ पेजेस डेडिकेट करते हैं आईबीसी की परफॉर्मेंस पे। हर साल 2017 से लेके अब तक हर साल आईबीसी की कैसी परफॉर्मेंस रही है उस पे कुछ पेजेस डेडिकेटेड होते हैं। तो इसीलिए ये इकोनॉमिक सर्वे भी डिफरेंट नहीं है, इसमें भी आईबीसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे आज तक आईबीसी जब से आया है तब से इसने कितने डिस्ट्रेस्ड एसेट्स को रिजॉल्व किया है, ठीक है, कितने एसेट्स रिजॉल्व हुए हैं, कितनों को लिक्विडेट करना पड़ा है। कभी भी कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है तो
जितने भी लोगों ने उसे लोन दिया होता है ना, वो अपना पैसा कैसे निकलवा सकते हैं। मान लो बैंकों ने किंगफिशर को लोन दिया होता है, किंगफिशर बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देता है, तो अब किंगफिशर से पैसा निकलवाना कैसे है बैंकों ने? दो तरीके हैं, या तो उसे रिजॉल्व कर दो, किंगफिशर को रिजॉल्व कर दो उसके बैंक्रप्सी को, या सारे किंगफिशर के एसेट्स बेच बूझ दो। जब आप रिजॉल्व करते हो तो इसे रेजोल्यूशन कहते हैं। जब पूरी किंगफिशर के सारे एसेट्स बेच बूझ के आप अपना जितना पैसा निकलता है उतना निकालने का करते हो, उसे लिक्विडेशन कहते हैं। तो आईबीसी की पिछले साल की परफॉर्मेंस, उसने कितने एसेट्स को रेस्क्यू किया है, डिस्ट्रेस बैंकरप्ट एसेट्स, कितनों को लिक्विडेट करा है, कितना टाइम लगा है। देखो आईबीसी के तहत आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 270 डेज ले सकते हो किसी भी एसेट को रिजॉल्व करने में, पर पाया ये गया कि आईबीसी के आने के बावजूद अभी भी टाइम लग रहा है, कम से कम 428 डेज तो लग ही रहे हैं किसी एसेट को रिजॉल्व करने में। ठीक है, तो इतने एसेट्स आपने रिजॉल्व करें, इतने लिक्विडेट हुए हैं, इतना आपको टाइम लगा है, और लोगों में इतना बिहेवियरल चेंज आ चुका है। देखो जब भी आप बैंकरप्ट होगे ना, तो आईबीसी के तहत आपसे आपकी कंपनी छीन ली जाएगी ना। इससे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को डर लगता है, इसीलिए कॉर्पोरेट्स खुद से मुस्तैद हैं, खुद से केयरफुल होते हैं कि हम बैंकरप्ट ना हुए। ठीक है, जिसकी वजह से ये बिहेवियरल चेंज आ गया है कि नाउ कॉर्पोरेट्स आर बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव अप देयर कंपनी। क्लियर, ये एक बात कह रहे हैं। खैर, ये बिहेवियरल चेंज में जो भी चीजें लिखी हुई हैं ये भी आप देख लेना। तो अभी तक कैसी परफॉर्मेंस रही है, आउटकम्स ऑफ द कोड लास्ट ईयर, ये जो 2021-22 का साल निकला है, इसमें आईबीसी ने कैसा परफॉर्म करा है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां है। अच्छा, शुरुआती उसमें क्या लाइनें लिखी हुई थी कि जब से आईबीसी आया है ना, इसने नए करियर्स को जन्म दिया है। बहुत सारे नए करियर्स आ गए हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का करियर आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो रेजोल्यूशन एक्सपर्ट्स हैं, जो बैड बैंकरप्ट एसेट्स को रिजॉल्व करते हैं, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है ना, एडवोकेट्स वगैरह। तो नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, नई एक्सपर्ट्स, नया इकोसिस्टम बना है, तो इससे कंट्री को फायदा हुआ। बस ये कहना चाह रहा है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, काम का भी नहीं है आपका, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। हाँ, मेंस में कभी आपसे कोई सवाल पूछ लिया कि डू यू थिंक आईबीसी हैज परफॉर्म्ड वेल, या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आईबीसी, तो उसमें आप ये वाला पॉइंट डाल सकते हो, बस दैट्स इट। ये इतना सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं है। हाँ, ये चीजें एक बार ही पढ़ लेना कि पिछले साल में कितने एसेट्स इसने डिस्ट्रेस्ड एसेट्स रिजॉल्व करे हैं, कितने लिक्विडेट हुए हैं, कितना टाइम लगा है, और क्या फायदा हुआ है, बिहेवियरल चेंज कितना हुआ है कोड की वजह से, आईबीसी की वजह से। खैर, दो चीजें जो मैं चाहता हूं आपको पता होना चाहिए वो ये है कि पिछले 1-2 साल पहले ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई सेक्टर के लिए, कि जब एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अगर ये बैंकरप्ट हो जाएं तो इनके लिए ना एक स्पेशल तरीका निकाला है जिसका नाम है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। देखो जितने भी लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं वो बैंकरप्ट हो जाएं तो उनके लिए तो नॉर्मल आईबीसी के तहत प्रक्रिया चलती जाएगी, पर जितने भी एमएसएमईज हैं ना उन्हें थोड़ा सपोर्टिव हैंड चाहिए। तो अंडर आईबीसी ओनली आपने एक नया तरीका निकाला है स्पेशली फॉर एमएसएमई, जिसका नाम है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें क्या होगा, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होने से पहले ही एमएसएमई का जो बंदा है, एमएसएमई का जो ओनर है और जो बैंकर्स हैं उनके बीच में डील हो जाएगी। बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स जब इनिशिएट होती हैं उसके बाद डील होती है रेजोल्यूशन की, पर एमएसएमईज के लिए क्या होगा, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही जो उस एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज का ओनर है और जितने भी बैंकर जिन्होंने उसे डेट दिया था उनके बीच में मीटिंग होगी। मीटिंग किस चीज की होगी कि कैसे मेरी बैंकरप्ट एंटिटी को रिजॉल्व किया जा सके, राइट। तो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही, तभी इसे प्री पैकेज कहते हैं। प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपने डील कर ली कैसे रिजॉल्व करना है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, जैसे ही आपकी कंपनी के खिलाफ बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है ना, मैनेजमेंट आपसे ले ली जाती है, आपकी कंपनी आपसे ले ली जाती है और किसको दे दी जाती है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आपकी कंपनी को, आपके बैंकरप्ट कंपनी को रिजॉल्व करके देते हैं, उसमें से पैसा निकाल देते हैं ताकि बैंकर्स ने जो डेट दिया हुआ था वो अपनी भरपाई कर लें, राइट, वो अपना पैसा निकलवा लें। तो आपकी मैनेजमेंट, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से
उनकी मैनेजमेंट छीन ली जाती है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को दे दी जाती है। नाउ लार्ज कॉर्पोरेट्स के साथ तो ऐसा होगा, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती कि ये बेचारे जो एमएसएमई हैं इनके साथ भी ऐसा हो। तो एमएसएमई के केस में क्या होगा, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही बैंकर्स कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और एमएसएमई ओनर्स के बीच में डील हो जाएगी, और जब बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो उसी डील के तहत रेजोल्यूशन प्रोसेस होगा, पर मैनेजमेंट छीनी नहीं जाएगी। जो ओनर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कंपनी के, जो मैनेजमेंट कर रहे थे एमएसएमई यूनिट की, वही करते जाएंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को नहीं दी जाएगी मैनेजमेंट। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, जिससे एमएसएमई जो ओनर्स हैं उन्हीं के पास कंट्रोल रहेगा। ठीक है, इसे प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। ये मैंने जो आपको समझाया मोटे मोटे तौर पे समझाया, डिटेल में आप नोट से देख लेना, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा है वॉलंटरी लिक्विडेशन। अगर मेरी कंपनी है और मुझे पता चलता है कि मेरी कंपनी अब चल ही नहीं सकती, मैं अपनी कंपनी लिक्विडेट करके जाना चाहता हूं, मैं निकलना चाहता हूं इस बिजनेस से, इसे हम कहते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन। यानी कि मैं बिजनेस कर रहा हूं और मैं बैंकर्स का पैसा वापस नहीं दे पा रहा, तो वो मेरे खिलाफ बैंक्रप्सी स्टार्ट कर सकते हैं, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। अब पता क्या है, ये तो चल रहा है, ये तो आईबीसी के तहत होगा, पर कभी कभार मुझे ही आइडिया होता है कि यार ये बिजनेस मेरे से होगा नहीं, मैं इस बिजनेस से ही निकलना चाहता हूं, तो मैं अपनी कंपनी वॉलंटरीली एग्जिट करना चाहता हूं, लिक्विडेट करना चाहता हूं। नाउ इंडिया में वॉलंटरी लिक्विडेशन होती है दो तरीकों से। या तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एप्लीकेशन डाल दो अंडर सेक्शन 248, ये कर दो, लिक्विडेट करके सब कुछ बेच बाच के निकल जाओ, या आप आईबीसी के सेक्शन 59 के थ्रू अपने आप को वॉलंटरीली लिक्विडेट कर सकते हो। तो इसका ये मेथड है, ब्रीफ में दिया हुआ है आपके नोट्स में, कि अगर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू अपने सारे कंपनी को एग्जिट करवाना चाहते हो, कि सब बेच बाच के निकलना चाहते हो उस बिजनेस से, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू क्या मेथड है और सेक्शन 59 के थ्रू क्या मेथड है, वो सारा दिया हुआ है। अच्छा, आईबीसी के अंडर क्या प्रॉब्लम है, देखो दोनों तरीकों से ना बहुत ज्यादा डिलेज होते हैं। यानी कि आप कंपनी तो जल्दी बना लेते हो, पर एग्जिट करना, एंट्री करना बिजनेस वर्ल्ड में आसान है, एग्जिट करना बड़ा मुश्किल है। आप उस बिजनेस से निकलना चाहते हो, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर है, ये एक्चुअली आपको बताना चाहता है कि ये तो चलो ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वाला, ये जो आईबीसी का सेक्शन 59 है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अनड्यू डिलेज होते हैं। प्रॉब्लम्स विद वॉलंटरी लिक्विडेशन अंडर आईबीसी। नाउ वॉलंटरी लिक्विडेशन याद रखना, मैं खुद ही अपनी कंपनी बेच बूझ के बाहर निकलना चाहता हूं, आईबीसी के तहत अगर मैं करता हूं तो ये प्रॉब्लम्स है, ये आप देख लेना। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, टाइम लगता है, फाइल एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारे परमिट वगैरह लेने पड़ते हैं, एनओसी लेनी पड़ती है, उसी में बड़ा पंगा हो जाता है। वो सारी चीजें इधर दी हुई है, ये पढ़ना जरूर है। मैं इसे क्लास में कवर नहीं कर रहा, पर ये आपने नोट्स में से पढ़ना जरूर है प्लीज, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी दिया जाएगा आपको, वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर ये नहीं पढ़ोगे। चलो ठीक है, अब ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सवाल आ गया वॉलंटरी लिक्विडेशन से रिलेटेड, तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ये दिया हुआ। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर एक और टॉपिक है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का। ना क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पता क्या होता है? क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी signifies circumstances in which an insolvent debtor has assets or creditors in more than one country। मान लो मैं किंगफिशर हूं और मेरे जहाज इंग्लैंड में भी हैं, यूएसए में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, पर मैं इंडियन कंपनी हूं और मैंने इंडियन बैंकों से लोन लिए हुए थे। अब मैं बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देता हूं। इंडिया में मैंने कोई जहाज रखे ही नहीं, मेरे सारे जहाज यूएसए यूके में है। अब एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक जिनसे मैंने लोन लिया हुआ था, वो यूके और यूएसए से मेरे जहाज सीज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें यूएसए यूके की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसे हम कहते हैं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। देखो इंडिया में ही मेरे कंपनी के एसेट्स होते तो यहां के बैंकों के लिए बड़ा आसान होता, ले लो सीज कर लो मेरे सारे एसेट्स, पर मेरे एसेट्स बाहर हैं, तो उसके लिए वहां की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। अब वहां की गवर्नमेंट के साथ आपको बहुत टाइम लग जाता है, इसे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी कहते हैं। अब इस क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को सॉल्व करने के लिए ना ग्लोबली एक बॉडी है जिसका नाम है यूनिकिट्राल, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ।
इसने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं कि हर कंट्री अगर ऐसा करे तो हर कंट्री को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, जो इंडिया को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो यूएसए को भी करनी हो सकती है कि यूएसए की कंपनी के एसेट्स इंडिया में है, अब उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। हर कंट्री ये प्रॉब्लम फेस कर रही है ना क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की। तो सारी कंट्रीज अगर ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की गाइडलाइंस फॉलो कर ले तो ये मुद्दा सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इंडिया की एक कमिटी बैठी थी जिसका नाम था, एक सेकेंड, हाँ बाय द वे आपको यह भी याद रखना है कि इंडिया में क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी आईबीसी के कौन से सेक्शंस के तहत रिजॉल्व की जाती है। तो सेक्शन 234 एंड सेक्शन 235 रिजॉल्व क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी अंडर आईबीसी। ठीक है, इंडिया में भी एक कमिटी है जिसने कहा है कि ये हम यूनिक ट्रायल की हम रिकमेंडेशंस मानते हैं। अब यूनिक ट्रायल की रिकमेंडेशंस क्या है कि 4 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व होनी चाहिए। ये बस ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, हाँ कमिटी क्या है, इंसॉल्वेंसी लॉ कमिटी 2018, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि कैसे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के केसेस को सॉल्व किया जा सकता है। उन जमानों में मुद्दे हो गए थे ना नीरव मोदी, विजय माल्या वगैरह के, तो तभी ये कमिटी बिठाई गई थी। और इस कमिटी ने कहा है कि यूएन की इस बॉडी ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलो फिर इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है और इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 4 खत्म होता है। कल हम करेंगे चैप्टर 5 विच इज रिलेटेड टू प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। ऑलराइट, नाउ इस लेक्चर के साथ इस चैप्टर से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं जिनको आपने प्रैक्टिस करना है, जिनको आपने आंसर करना है और जिनके आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। ऑलराइट, क्लियर? तो आप ये जो टेस्ट है ये आप क्विज के फॉर्म में दे सकते हो हमारी ऐप में। क्लियर? तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 4, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस 10 एमसीक्यूज आपको करने चाहिए सॉल्व, तभी ये चैप्टर पक्का होगा आपका ना। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, फ्री है, उसमें रजिस्टर आप करो, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इस लेक्चर के, साथ ही साथ आप टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, बाकी आपको जो पीडीएफ मिलेगी ना, नोट्स होंगे इस चैप्टर के, उसी में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। ठीक है, 10 क्वेश्चंस है चैप्टर 4 से रिलेटेड। ऑलराइट, चलो फिर। Alright then, that's it from my side guys. I hope you liked today's lecture and I hope it added some value to your preparation. Prelims सर पे है तो हम जल्दी से जल्दी सारे इकोनॉमिक सर्वे के बचे हुए चैप्टर्स भी as soon as possible कवर कर देंगे। Alright then, thank you so much everyone.